नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चरक चिकित्सा के 8वें अध्याय के बारे में, जो कि है राजक्ष्मा चिकित्स्यम अध्याय। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है, सबसे पहले नक्षत्र के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था, अतः इसे राजक्ष्मा कहते हैं। मतलब कि नक्षत्र के राजा किसको मानते हैं, चंद्रमा को मानते, और चंद्रमा को सबसे पहले ये रोग हुआ था, तो इसका नाम पड़ गया राजक्ष्मा। मतलब कि राजा को होने वाला रोग था, इसलिए इसका नाम हो गया राजक्ष्मा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसमें क्या है, राजक्ष्मा के पर्याय बताए हैं। यक्ष्मा के पर्याय बताए हैं, वो क्या क्या है, क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग तथा दुख। तो क्रोध जो पिक्चर लगा के रखी, इससे भी आप देख सकते हैं कि इसको क्रोध आ रहा है बहुत ज़्यादा। यक्ष्मा तो है ही एक पर्याय उसका। ज्वर भी इसका पर्याय है। देखो ये जो लड़की है, इसको ज्वर आ रहा है बहुत ज़्यादा। इसके बाद में रोग तो है ही, और दुख भी इसका पर्याय है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में वाग्भट जी क्या क्या पर्याय मानते हैं इसके। वाग्भट जी ने माना है शोष, क्षय, राजक्ष्मा, रोगराट। शोष क्योंकि जो रसादी धातु है, जो राजक्ष्मा होता है, वो रसादी धातुओं का शोषण कर लेता है अपने शरीर से, इसलिए यहाँ पर जो पर्याय आया है इसका, वो क्या दिया है वाग्भट जी ने, वो शोष दिया है। क्षय काय का होता है, यहाँ पर शरीर का क्षय से नहीं बताया उनने बताया है जो अपनी शारीरिक क्रियाएं होती है, जो जिसको अपन मॉडर्न में एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऐसी जो क्रियाएं होती है जिनसे अपना जो पूरा शरीर चल रहा है, मतलब कि रेगुलर अपन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो शारीरिक क्रियाओं का क्षय बताया। अगर वो उनका क्षय हो गया तो शरीर का तो ऑटोमेटिकली क्षय हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में और क्या पर्याय बताया इसने, राजक्ष्मा बताया वाग्भट जी ने, और राजक्ष्मा बताया, और रोगराट बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगराट चरक जी काय का बता रहे थे, ज्वर का बता रहे थे, लेकिन राजक्ष्मा में जो वाग्भट जी है यहाँ पर राजक्ष्मा का पर्याय बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोगराट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो कि वाग्भट जी ने राजक्ष्मा का पर्याय बताया है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। सुश्रुत जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस डिसीज़ के बारे में, जो राजक्ष्मा है, इसके बारे में क्या कहते हैं सुश्रुत जी, अनेक रोगानुगतो बहुरोग उप्रोगमः दुर्विज्ञो दुर्निवारः शोषो व्याधि महाबलः। अनेक रोगानुगतो मतलब कि अनेक रोग लाने वाला ये रोग है। मतलब कि अगर आपको मान लो राजक्ष्मा हुआ है, तो वो बहुत सारे डिसीजेस उसके साथ साथ में आएगी। मतलब आप बहुत सारी डिसीजेस के लिए प्रोन हो चुके हो, है ना। तो राजक्ष्मा अकेला नहीं आता है। अगर राजक्ष्मा हुआ है तो बहुत सारी डिसीजेस को साथ साथ में लेके आएगा, बहुत सारे सिम्टम्स को साथ साथ में लेके आएगा। बहुरोग उपरोगमा मतलब कि इसके बाद में बहुत सारे रोग होते हैं। मतलब कि राजक्ष्मा हो गया आपको, तो इसके बाद भी बहुत सारी डिसीजेस होगी, तो बहुत सारे डिसीज़ के इसके लिए आप प्रोन हो चुके हो। इसके बाद में दुर्विज्ञ हो, जो पुराने ज़माने में लिखा है ये ग्रंथों में, तो यहाँ पर क्या लिखा है, दुर्विज्ञ हो, मतलब कि आसानी से डायग्नोस नहीं हो पाता था पहले के ज़माने में, तो दुर्विज्ञ हो। अभी तो फिर भी कर लेते हैं ब्लड टेस्ट ये सब करके, लेकिन पहले के ज़माने में ये बहुत मुश्किल से डायग्नोस हो पाता था। दुर्निवारः क्योंकि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है इसमें, और आसानी से अपन इसको ठीक नहीं कर पाएगा। दुर्निवारः। शोषो व्याधि महाबल, बहुत ज़्यादा बलवान व्याधि है ये। क्या है, बलवान व्याधि। तो ये पूछ लेता है व्याधि महाबल किसके लिए यूज़ किया है, तो शोष के लिए, राजक्ष्मा के लिए। ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं अब। चरक ने क्रोध को राजक्ष्मा का पर्याय माना है, लेकिन वाग्भट ने ज्वर का माना है। अपन ने ज्वर चिकित्सा में पढ़ा था कि वाग्भट जी बता रहे थे क्रोध को ज्वर का पर्याय, और यहाँ पर चरक जी राजक्ष्मा को
मतलब कि क्रोध को राजक्षमा का पर्याय मान रहे हैं। ठीक है, तो चरक जी ने क्रोध को राजक्षमा का पर्याय माना है, लेकिन वाग्भट जी क्रोध को ज्वर का पर्याय मान रहे थे वहाँ पर। ठीक है, और चरक ने रोगराट ज्वर का पर्याय माना है, लेकिन वाग्भट जी, देखो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में ही बताया था कि वाग्भट जी ने रोगराट काय का पर्याय माना है, ज्वर का। वाग्भट जी ने रोगराट यक्ष्मा का पर्याय बताया है, लेकिन चरक जी ज्वर का बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। राजक्षमा के निदान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लगभग अपन ने वहाँ पर निदान स्थान में भी पढ़ा था, लेकिन अपन को यहाँ पर कंपैरिजन देखना है कि इसमें निदान तो वही है, लेकिन जैसे कि चरक ने पहले निदान स्थान में बताया है इसका जो नाम है, इसके बाद में चिकित्सा स्थान में फिर से बताते हैं। चरक सुश्रुत ने अलग माना है, मतलब कि अलग टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया है, और वाग्भट थोड़ी अलग टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। चरक निदान स्थान का श्लोक आता है, साहसम संधारणम क्षयो विषम आसन मिथि। तो साहस करना, संधारण करना, साहस करना मतलब अपने शक्ति से ज़्यादा काम करना या फिर अपने शरीर को थकाना बोल सकते हैं। ठीक है, संधारण मतलब कि अधारणीय वेगों का धारण करना। क्षय, शरीर का क्षय होना। ठीक है, रस आदि धातुओं का क्षय होना। क्षय भी दो तरीके से होते हैं, अनुलोमक क्षय और प्रतिलोमक क्षय। अनुलोमक क्षय मतलब कि रस, रक्त, मांस में ऐसे सीक्वेंस में क्षय हो रहा है, मतलब कि सबसे पहले रस का क्षय हुआ, फिर रक्त का, तो ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि रस से होते हुए जा रहा है। और प्रतिलोमक मतलब कि क्या होगा, सबसे पहले शुक्र का क्षय होगा, फिर ऐसे पीछे की ओर जाएगा, वो पीछे की ओर आएगा। मतलब प्रतिलोमक क्षय में सबसे पहले शुक्र का क्षय होगा। ठीक है, इसके बाद में विषम भोजन, मतलब कि अपन ने वो पढ़ा था प्रकृति, कैसे अपन को भोजन करना चाहिए। अपन को प्रकृति, संयोग, कारण, राशि, देश, काल, ये सब देख के अपन को भोजन करना चाहिए, मतलब कि। लेकिन अपन ने अगर इसके विरुद्ध जाकर भोजन किया, इसके विपरीत सेवन किया, तो ये विषम भोजन में काउंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है, जो सेकंड वाला जो श्लोक है, ये चरक चिकित्सा का है। इन्हीं 4 रीजन को चरक चिकित्सा में क्या बताया है, ये देखो। अयथा बल आरंभम, अयथा बल आरंभम मतलब शक्ति से, शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करना, यही तो है साहस, यही है साहस। तो साहस को चरक जी पहले निदान स्थान में ये लिख रहे हैं साहस को, और चिकित्सा स्थान में क्या लिख रहे हैं, अयथा बल आरंभम, शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करना। और सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, आघात। सुश्रुत जी क्या बोल रहे हैं, इसी चीज़ को आघात। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में वेग संधारण, वेग संधारण मतलब अधारणीय वेगों का रोकना, अधारणीय वेगों को धारण करना, मल मूत्र ये सब पुरुष ये सब को धारण करना। इसके बाद में शुक्र क्षयात, यहाँ पर क्या बता रहे थे, वो 6 बता रहे थे। चरक निदान में बस उन्होंने 6 बताया था, यहाँ पे शुक्र क्षयात बता रहे। तो शारीरिक धातुओं का क्षय होना। इसके बाद में विषम आसन जन्य, नियम विरुद्ध आहार ग्रहण करना। नियम से विरुद्ध, नियम क्या कहते हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू अपन को प्रकृति, कारण, संयोग, राशि, देश, काल, इन सब को अपन को ध्यान में रख के अपन को भोजन करना था, लेकिन अपन ने इसके नियमों को विरुद्ध कर दिया, अपने इसको विपरीत कर दिया। इसके विपरीत अगर जाकर अपन ने सेवन किया तो वो भी कारण बन सकता है राजक्षमा रोग का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। चरक निदान में क्या बताया, चरक चिकित्सा में क्या बताया, सुश्रुत जी ने क्या बताया, और वाग्भट जी ने क्या टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया है। तो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको तो पता ही है कि साहस क्या होता है, संधारण क्या होता है, क्षय क्या होता है, विषम भोजन क्या होता है, ये तो अपन को पता है। लेकिन अलग अलग आचार्यों ने क्या अलग अलग बताया। तो देखो, चरक निदान में साहस लिखा है,
चरक चिकित्सा में क्या लिख दिया है, अयथा बल आरंभम, यह अयथा बल आरंभम। सुश्रुत जी क्या बोलते हैं इसको, आघात। तो ये तीनों तो अपन ने पहले ही पढ़ लिए थे। सुश्रुत जी आघात बोल रहे हैं उसी को, और वाग्भट जी क्या बोल रहे हैं, साहस। वाग्भट जी इसको भी साहस ही बोल रहे हैं, चरक निदान जैसा ही बता रहे हैं। इसके बाद संधारण, कि वेगों का धारण करना। संधारण चरक निदान में बताया है, वेग संधारण चरक चिकित्सा में बताया है, और वेग प्रतिघात नहीं है ये, वेग प्रतिघात ही है। तो पहला जो बताया इनने आघात बताया, और दूसरा वेग प्रतिघात बताया है। तो आघात और वेग प्रतिघात किसका है, घात वाले सुश्रुत के है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में वाग्भट जी क्या बताते हैं, वेग संरोधात, मतलब कि वेगों को रोकना। ठीक है। इसके बाद में चरक निदान में क्या बताया, क्षय, तीसरा नंबर वाला है क्षय। और चरक चिकित्सा में क्या बोल दिया उन्होंने, शुक्र क्षयता। यहाँ पर और स्पेसिफिक बता दिया, शुक्र क्षयता। सुश्रुत जी क्या बता रहे हैं, इसको ओनली क्षय बता रहे, चरक निदान जैसा ही बता रहे। और वाग्भट जी तीसरे नंबर पे आके उनने शुक्र ओज और स्नेह का क्षय बता दिया। वाग्भट जी तीसरे नंबर के साइंटिस्ट है, अपने साइंटिस्ट आचार्य है अपने, तो उनने शुक्र ओज और स्नेह का क्षय बता दिया। तीन चीज़ों का उनने क्षय बता दिया, तो उनने और स्पेसिफिक बता दिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में विषम भोजन, चरक निदान में विषम भोजन, विषम आसनजन्य चरक चिकित्सा में, और विषम आसन जो है वो इसमें है सुश्रुत जी में। विषम आसन काय में है, सुश्रुत जी में। अन्नपान विधि त्याग, व से अ से अष्टांग हृदय, अ से अन्नपान विधि त्याग। ठीक है। तो अन्नपान विधि त्याग किसने बताया, ऐसा अगर पूछ लिया उनने तो आचार्य वाग्भट जी ने अन्नपान विधि त्याग बताया है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, राजक्षमा के पूर्व रूप। मतलब कि अगर आपको राजक्षमा रोग किसी पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो उसके जो पहले जो सिम्टम आए होंगे वो क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, वो देख लेते हैं अपन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो क्या है, पूर्व रूपम प्रतिशाय। तो इसमें प्रतिशाय मतलब कि जुकाम जिसको बोल सकते हैं अपन, ये देखने को मिलेगा। तो ये जो इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है, इससे आपकी बहुत अच्छी मेमोरी बन जाएगी कि इसमें सबसे पहला जो पूर्व रूप है वो है प्रतिशय, दैट इज जुकाम जिसको अपन बोल सकते हैं। दौर्बल्य दोष दर्शनम, दौर्बल्य के साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, दोष दर्शनम, मतलब कि भोजन के समय उसको थकावट का ज्ञान होगा। उसको नॉर्मली भी थकावट होगी, लेकिन भोजन के समय उसको थकावट का ज्ञान होगा, और वो भोजन में दोष निकालेगा कि भाई ये पात्र अच्छा नहीं है, जल में देखो कीड़ा पड़ा हुआ है, अन्न में कीड़ा है, अन्न अच्छा नहीं लग रहा है, वो दाल में पानी ज़्यादा डाल दिया है। तो ये ऐसे दोष निकालेगा, दोष है उसके अंदर ही, उसको राजक्षमा के पूर्व रूप आ रहे हैं, लेकिन वो दोष कहाँ निकाल रहा है, बाहर की चीज़ों में दोष निकाल रहा है। दोष दर्शनम, दोषों को देखेगा वो, मतलब कि अगर दोष नहीं भी है फिर भी वो बाहर से दोष निकालेगा कि इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे दोष निकालेगा। उसको खाने के समय दुर्बलता महसूस होगी, थकावट महसूस होगी। ठीक है। स्त्री को अधिक चाहना, स्त्री कामता उसमें देखने को मिलेगी। स्त्री, मद और मांस में प्रियता। तो देखो मैंने आगे फोटो लगा के रखी है, स्त्री, मद और मांस में इसको प्रियता रहेगी, तो इनकी एक कामना करेगा। तो अपन देख रहे थे 6 वाला जो है वो इसमें काउंट कर लेंगे, स्त्री में, मांस, मद। ठीक है। इसके बाद में क्या है, हाथों की लंबाई जानने की अधिक इच्छा रखना। हाथों की लंबाई मतलब कि वो बार बार अपने हाथों पैरों की तरफ देखेगा
कि और वो फील करेगा कि भाई इसकी लंबाई तो बढ़ नहीं गई, छोटी ना हो गई। मतलब कि क्या होता है, जब मान लो किसी का वेट अगर कम हो रहा है, मतलब कि मान लो आपका वेट ज़्यादा था, आप जिम जा रहे हो वेट कम करने के लिए, तो आप देखते हो कि कुछ लोग बार बार अपना वेट को मेज़र करते रहते हैं, बार बार मेज़र करते रहते हैं। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि ये जो राजक्षमा का रोगी है, इसका इसका भी वेट कम होगा, लेकिन ये वेट को वेट को नहीं देख रहा है, ये अपने हाथ पैरों को देख रहा है कि भाई, और अपने इसके इसके प्रमाण को जानने की कोशिश कर रहा है। तो हाथों की लंबाई जानने की अधिक इच्छा रखना, अधिक चेष्टा करना, ठीक है। और हाँ, और इसके जो है वो केश नख च केशानाम नखानाम च अभिवर्धनम। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, केशानाम और नखानाम च अभिवर्धनम काय के पूर्व रूप में आ रहा है राजक्षमा के। जो नाम वाली जो चीज़ें हैं, केशा नाम, नखा नाम च अभिवर्धनम, तो जो मैंने बताया था इसके षड रूप है और त्रिरूप है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ऐसे याद रख सकते थे, इसके बहुत सारे नाम हैं। षड रूप है, एकादश रूप है। तो इसमें नाम टर्म आता है। वहाँ पर अपन ने प्रमेय में क्या पढ़ा था, वहाँ पर केश नख अतिवृद्धि, बस इतना आया था वहाँ पर, केश नख अतिवृद्धि इतना आया था। यहाँ पर क्या आ रहा है, केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम। इसके आगे चलते हैं अपन। ये तो अपन ने देख लिया केश नख का ज़्यादा बढ़ना, तो मैंने यहाँ पर पिक्चर्स लगा के रखे जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जो राजक्षमा से पीड़ित व्यक्ति में मल की रक्षा यथापूर्वक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसमें मल की रक्षा, क्योंकि आहार के अनुपात से अन्य धातु नहीं बनती है, केवल मल के बल पर ही जो राजक्षमा का रोगी है वो जीवित रहता है। केवल मल ही उसका बल बचा हुआ है, तो अपन को यहाँ पर मल की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल पूछता है राजक्षमा के रोगी में काय की रक्षा करनी चाहिए, तो राजक्षमा के रोगी में अपन को मल की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मल ही उसका बल है, उसी के आधार पर वो जीवित रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पूछता है, सर्वधातु क्षया तस्य बलम तस्य ही विड बलम। तो उसका बल क्या है, विड, उसका मल ही उसका बल है। अब चलते हैं अपन इसके त्रिरूप की तरफ। त्रिरूप क्या क्या बताया है, तो चरक चिकित्सा में ये श्लोक आता है, अंश पाशर्वा भी अभितापश्च संतापः करपादयोः ज्वरः सर्वगश्चेति लक्षणम राजक्ष्मणः। ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपका जो मकान मालिक है, अपन पीजी लेके रहते हैं यूजी में, तो अगर आपका जो मकान मालिक है, अगर आपका उससे झगड़ा हो गया, तो भाई अपन को भी बहुत गुस्सा वगैरह आ गया, तो अपन ने बोल दिया उसको कि आज के आज हम पूरा रूम खाली कर देंगे। और अपन ने रूम खाली करने की बात कर दी, आज के आज अपन को बहुत सारा सामान लेके जाना है, ठीक है। तो अपन ने अपने दोस्तों की मदद नहीं ली, अपन ने सोचा कि भाई आज तो मैं खुद ही कर दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था मान लो, ठीक है। तो आपने दिन भर मेहनत की, तो आपके जो अंश और पार्श्व प्रदेश में वेदना होने लगी, मतलब कि बैक पेन होने लगा और पार्श्व में भी पीड़ा होने लगी। उसके बाद क्या, संताप के साथ साथ कर पाद में दाह होने लगा, कर हाथ और पैरों में भी दर्द होने लगा। तो देखो, पीठ में दर्द होगा, पार्श्व प्रदेश में दर्द होगा, पहला सिम्टम आ गया। उसके बाद में कर और पाद में भी दर्द होगा, मतलब कि हाथ पैर में भी दर्द होगा। उसके बाद में क्या होगा, शाम तक के आपको बुखार आ जाएगा। तो
शाम तक के क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है तो बहुत सारे सामान के कारण क्या होगा, शाम तक के आपको बुखार आ गया। काश्यप त्रिरूप नहीं मानते, बच्चों में कहा त्रिरूप विरूप, नहीं, बच्चों में नहीं होता है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। त्रिरूप में चरक जी क्या बताते हैं, अंश पाशर में पीड़ा, ठीक है, पैर हाथ पैरों में दर्द होगा और ज्वर आएगा। तीसरा क्या है, ज्वर। यहाँ पर सुश्रुत जी क्या मान रहे हैं, सुश्रुत जी मान रहे हैं ज्वर, रक्तस्राव और कास। तो बिना खून के तो सुश्रुत जी को मज़ा ही नहीं आता है, जब तक कि वो थोड़ी सर्जरी वर्जरी नहीं कर लेते तब तक कि उनको कहाँ मज़ा आता है, खून चाहिए उनको तो थोड़ा बहुत। तो सुश्रुत जी रक्त का स्त्राव करवा दे रहे हैं यहाँ पर। तो सुश्रुत जी में क्या है, ज्वर, ज्वर तो वहाँ पर भी था लेकिन यहाँ पर रक्तस्राव और कास दूसरा आ गया है। भोज क्या बताते हैं, भोज ज्वर, रक्तपित्त और कास बता रहे हैं, ज्वर, रक्तपित्त और कास। तो देखो ये जो यहाँ पर है, अंश पार्श्व में वेदना होना, करपाद में दाह होना, करपाद में वेदना होना और ज्वर, यहाँ पर ओनली एक ही डिसीज आई है, ज्वर जो है ये एक मेनली है डिसीज है, बाकी ये 2 सिम्टम है। यहाँ पर 2 डिसीजेस आ गई है, ज्वर और कास, 2 डिसीजेस आ गई है, रक्तस्राव तो एक सिम्टम ही है। ठीक है, भोज में तीनों डिसीजेस आ गई है, ज्वर भी आ गया है, रक्तपित्त भी आ गया और कास भी आ गया है। तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे चलते हैं अब। षड रूप, तो अपन यहाँ पर इसके षड रूप पढ़ने वाले हैं। षड रूप क्या क्या है देखते हैं। कास, ज्वर, पार्श्व प्रदेश में शूल होना, स्वर भेद, अतिसार और अरुचि होना। कास तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ज्वर तो वहाँ पर भी आ रहा था, काय में त्रिरूप में भी अपन ज्वर पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, पार्श्व शूल भी हो रहा था वहाँ पर, तो त्रिरूप वाले ज्वर भी आ गया, पार्श्व शूल भी आ गया। और क्या है आया है त्रिरूप वाला और कुछ नहीं है, बाकी ये मतलब कि सुश्रुत वगैरह के हैं वो सिम्टम्स। ठीक है, तो कास, ज्वर, पार्श्व शूल, स्वर भेद इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, स्वर भेद भी आया है यहाँ पर। उसके साथ साथ अतिसार और अरुचि। एकादश रूप मतलब कि 11 रूप क्या क्या है इसके, कास, ज्वर, पार्श्व शूल, स्वर भेद, अतिसार, अरुचि, श्वास, संताप, सिरह शूल, श्लेष्म छर्दन, शोणित स्टीवन। तो जो है यहाँ पर पूरे रिपीटेड ही है, कास, ज्वर, पार्श्व शूल, स्वर भेद, इसके से सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पर जो नई चीज़ें जो आई है वो है सिरह शूल, श्लेष्म छर्दन, शोणित स्टीवन। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी नई आई हैं। जो राजक समाज में भी जो कास का स्वरूप है, मतलब कि जब वो खासेगा वो पिच्छिल बहल विस्तरण और हरित वर्ण का होगा, श्वेत पीतक। मैं ये आगे भी बताऊंगा, मैंने आगे लिख के रखा है ये, तो आगे एक बार अपन और फिर से पढ़ेंगे। तो सुश्रुत ने एकादश रूप में क्या माने हैं, सुश्रुत ने एकादश रूप में चरकोक्त, श्लेष्म छर्दन, श्वास के स्थान पर कंठध्वंस और दाह। सुश्रुत जी सर्जन है, तो वो बोलते हैं कि मेरे को जब तक कि मैं नेक की सर्जरी नहीं करें, कंठ में ध्वंस नहीं हो जाएगा, जब तक कि दाह नहीं हो जाएगा तब तक कि मुझे नहीं मजा आएगा। तो मैं चरक जी का श्लेष्म छर्दन और श्वास नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा कंठध्वंस और दाह। ठीक है दोस्तों, तो जो सुश्रुत जी है इनने कंठध्वंस और दाह माना है, काय के स्थान पर, श्लेष्म छर्दन और श्वास के स्थान पर। वाग्भट ने एकादश रूप में चरकोक्त, अतिसार और शोणित निष्ठीवन के स्थान पर विडभ्रंश और विशेष माना है, विडभ्रंश और विड शोष माना है, सॉरी ये हाँ विड शोष ही है, ठीक है, विडभ्रंश और विड शोष माना है।
तो वी से आपको याद रखना है वाग्भट बाग्भट वी। तो विटभ्रंश और विटशोष कौन मान रहे हैं? वाग्भट। काय के स्थान पर? अतिसार और शोणित स्टीवन के साथ स्थान पर। इसके बाद जो आ जाती है वह सामान्य संप्राप्ति। ये लगभग सभी लोगों को याद रहती है, अगर याद नहीं है तो बिल्कुल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्रोतसाम सन्निरोधश्च रक्तादीनां च संशिताम धातुष्म चाप द्राक्षम जायते राजक्ष्मा प्रवर्तते। तो क्या है इसकी संप्राप्ति में? जब यक्ष्मा रोग के कारणों का सेवन, मतलब कि उसने निदानों का सेवन कर लिया, चारों निदानों का सेवन कर लिया या फिर 1-2 ऐसे निदानों का सेवन कर लिया, तो क्या होगा? अग्नि विषम हो जाएगी। उसकी अग्नि क्या हो गई? विषम हो गई, या तो तीव्र हो गई, तीक्ष्ण हो गई, विषम अग्नि होगी उसकी, ठीक है। तो उसकी विषम अग्नि होगी, जैसे आहार तथा धातुओं का पाक नहीं हो पाएगा। अग्नि के बेस पर ही धातु अग्नि, अपनी जठर अग्नि, इनके बेस पर ही अपना जो धातुओं का पाक होता है। लेकिन अगर उसकी अग्नि ही विषम हो गई क्योंकि उसने कारणों का सेवन किया था, तो क्या हो जाएगा? उसकी विशेषकर आहार रस से कफ का निर्माण होगा। तो अगर उसकी अग्नि मंद हो गई थी या फिर विषम हो गई थी, तो उसकी जो आहार रस है उससे ओनली कफ का ही निर्माण होगा। तो विशेष रूप से, मतलब कि मेनली कफ का ही निर्माण होगा। तो क्या होगा? बड़ा हुआ कफ स्रोतसों के मार्ग को बंद कर देगा, क्योंकि कफ का क्या लक्षण है? बहल होता है, पिच्छिल होता है, स्थिर होता है। तो वो क्या कर देगा? स्रोतसों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देगा, रक्त आदि धातुओं का क्षय कर देगा। क्योंकि स्रोतसों में अगर ब्लॉक हो गए, सारे स्रोतस ब्लॉक हो गए, तो रस आदि धातुओं का क्षय हो जाएगा, ठीक है। तथा धातुओं में रहने वाली जो धातु अग्नि है, धातु अग्नि का भी नाश हो जाता है। इससे राजक्ष्मा रोग की उत्पत्ति होती है। इसी से क्या है कि राजक्ष्मा रोग की उत्पत्ति होगी। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं इसको। राजक्ष्मा रोग कैसे उत्पन्न होगा? स्रोतसाम सन्निरोधश्च रक्तादीनां च संशिता धातु मन्नतम चाप जायते चाप द्राक्षयत रक्ष्मा प्रवर्तते। तो सबसे पहले उसने निदानों का सेवन किया। निदानों का सेवन करने के बाद में उसकी जो अग्नि थी वो विषम अवस्था में आ गई, विषम अग्नि होगी उसकी। उसके बाद में जो आहार रस था उसका, आहार और धातुओं का पाक नहीं हो पाएगा। आहार और धातुओं का पाक हुआ मतलब कि अच्छे से नहीं हो पाया, तो उसमें विशेषतः किसकी वृद्धि हुई? विशेषतः आहार रस में कफ की वृद्धि हुई। कफ की वृद्धि हुई, कफ का निर्माण हुआ। तो जो कफ था वो स्रोतसों में जाकर उसने ब्लॉकेज बना दिया, ब्लॉक कर दिया स्रोतसों को। तो जो रस आदि धातु है उसका, रस आदि धातुओं का क्षय हो गया। इसके बाद में रस आदि धातुओं का क्षय हो गया, तो उससे जो अग्नि थी, उसकी जो धातु अग्नि थी उसका भी नाश हो गया। उसके कारण राजक्ष्मा रोग की उत्पत्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। राजक्ष्मा की साध्यता असाध्यता, तो ये टोटली रोगी के बल पे डिपेंड करता है। अगर रोगी बल, मांस और रक्त क्षीण ना हुआ हो, शरीर बलवान हो, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न ना हो, तो साध्य है। तो रोगी का बल अच्छा हो, उसके मांस, रक्त आदि धातु क्षीण नहीं हुई हो, तो जो शारीरिक बल भी उसका अच्छा हो, तो वो जो है वो रोगी साध्य है, उसको ठीक किया जा सकता है। अगर रोगी ही दुर्बल है, उसका बल भी क्षय हो गया है, बलहीन हो गया है, मांस, रक्त आदि धातु भी क्षीण हो चुकी है, तो वो लक्षण अगर अल्प भी है, कम भी है, फिर भी वो असाध्य हो जाए। तो ये टोटली रोगी के बल के ऊपर डिपेंड, रोगी का बल, उसकी मांस आदि धातु, रक्त आदि धातु क्षीण तो नहीं हो गई, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है साध्यता असाध्यता। इसके बाद में मैंने जो बताया था आपको, राजक्ष्मा में कास का स्वरूप, खास जो उसको जो खांसी आएगी वो कैसी टाइप की आएगी, तो पिच्छिल, बहल, विस्त्रंस, हरित, श्वेत, पीतकम। पिच्छिल, बहल और विस्त्रंस, तो ये तो गुण टाइप के हो गए, तो ये गुण है। और ये जो है हरित,
श्वेत और पीतक, ये इसके वर्ण आ गए, यहाँ पर कलर आ गए। हरित वर्ण का हो सकता है, श्वेत वर्ण का हो सकता है, पीतक, ठीक है, पीले रंग का हो सकता है। तो पिच्छिल होगा, बहल होगा। ये देखो कफ के ही लक्षण आ रहे हैं यहाँ पर, पिच्छिल, बहल, विस्तृत, हरित, श्वेत और पीतक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। अपना जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे राजश्मा का चिकित्सा सूत्र। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।